हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 2016 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यदि 5, 15 x एवं 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला होता है दूसरे के साथ समानुपात में होता है और दूसरा तीसरा चौथे के साथ, या फिर अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो पहले लिखेंगे दिया है 5, 15 x एवं 105 समानुपाती है। उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे अंतः पद कौन कौन है। यहाँ पे अंदर वाले दो ठो 15 और x है, तो 15 गुणे x बराबर 5 गुणे 15। अब x का मान निकालना है, तो 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है ना, लेफ्ट साइड में, तो राइट में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 15 से भाग दे देंगे 5 गुणे 15 में, तो 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 35 बार में कट जाएगा। इसका x का आंसर आ जाएगा 35। यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, चेक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे चेक। उसके बाद लिखेंगे एक एक, यहाँ एक एक नहीं है, एक जो पहला वाला एक है ना, ये चेक होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। चेक एक दस्तावेज है जिसे आप अपने बैंक को जारी कर सकते हैं। यह निर्देश देता है कि वह अंकों के साथ साथ शब्दों में उल्लेखित निर्दिष्ट राशि का भुगतान उस व्यक्ति को करे जिसके नाम से चेक है। चेक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, रेखांकित चेक, आदिष्ट चेक और चौथा है खुला चेक। और पांचवा है अनादृत चेक। यही पूछा हुआ था, चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख देंगे चेक 5 प्रकार के होते हैं और ये 5 प्रकार के नाम लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, 40,000 का, यहाँ पे 40,000 के बाद दशमलव के बाद 2 जीरो है। जब 2 जीरो दशमलव के बाद कितना भी जीरो होता है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये 40,000 ही है बस मूलधन। 40,000 का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो इसको उस पर फॉर्मूले में रख देंगे, सभी मान को निकल जाएगा। देखिए दिया हुआ है मूलधन P बराबर 40,000 रुपया और दर दिया है 8.5%। इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, 8 दूना 16 धन 1 यानी 17/2% और समय 4 वर्ष दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 40,000 गुणे जो दर है 17/2 लिख लिया और समय 4/100, ये 100 है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 100 का, और ये 2 4 को काट देगा 2 बार में। अब ये 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। 800 गुणे 17, 17 वट है 136 और डबल जीरो 800 के बाद जो 8 के बाद 2 जीरो है यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 13,600 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। 40,000 रुपये का 4 वर्षों में 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से। प्रश्न संख्या 9 है, a + b + c का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ऊपर 2 है, प्लस 2 इंटू a + b + c इंटू a - b - c प्लस a - c का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी है, देखिए ऊपर स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अगर जो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, दिया है a + b + c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a + b + c इंटू a - b - c प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्रश्न में पढ़े थे ना, तो यहाँ पे b छूट गया है, b - b है प्रश्न में, a - b - c का होल स्क्वायर है। अगर जो हम इसको मान लें और जो a + b + c को x मान लें और y को a - b - c मान लें, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो a + b का होल स्क्वायर होता है, या फिर यहाँ पे x माने हैं ना, तो x + y का होल स्क्वायर होता है x² + 2ab + y²। तो ये सूत्र होता है बराबर, और जो इतना दिया रहता है तो बराबर x + y का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए a² + 2a यानी 2x दिया हुआ है, x का मान माने हैं यहाँ पे a + b + c, और ये y दिया हुआ है, यहाँ पे y माने हैं, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे 2xy + y² यानी y को माने हैं a - b - c। तो ये भी फार्मूला है ना,
एक्स प्लस वाई का, जहाँ पे का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और जो यहाँ पे एक्स है ए प्लस बी प्लस सी है और वाई है ए माइनस बी माइनस सी है। तो इसको जो इसी फार्मूले के अनुसार और जो यहाँ पे रखेंगे एक्स और वाई का मान रखेंगे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा और प्लस ए माइनस बी माइनस सी होगा। अब यहाँ पे सी और बी कैंसिल हो जाएगा, सी और बी से अब बच जाएगा ए प्लस ए और होल स्क्वायर, तो ए टू ए का होल स्क्वायर होगा तो 4a², इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से यहाँ पे छूट गया है, भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे प्रश्न में ना 3x माइनस 8 भी रहेगा, इसी से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल इसका, तो ऐसे लिख लेंगे 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग। उसके बाद से ये भाज्य है 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40, और ये भाजक है 3x माइनस 8। इसे जब भाग देंगे तो जो भाज्य का पहला पद है 9x³ और जो भाजक का पहला पद है 3x, इसमें किससे गुणा करें भाजक में 3x में कि 9x³ हो जाए। बस पहले ही पद को ध्यान में रखते हैं, दूसरा अपने आप आ जाएगा, या फिर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, दूसरे का ध्यान में नहीं रखते हैं, बस पहले को ऐसा करते हैं कि इसके बराबर आए, तभी तो ये कैंसिल होगा, फिर आगे तो वो आता जाता है। तो यहाँ पे 9x³ है, यहाँ पे 3x है, और जो 3 से गुणा कर दे तो पहला जो इसका पहले पद का पहला जो है 9 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस 3, और दूसरा इसी में है x³ है। x³ लाने के लिए एक x यहाँ पे है, और जो x² से गुणा कर दें तब ये 9x³ आ जाएगा। तो 3x³ से अगर गुणा कर देंगे 3x में तो 3 3 जा 9, और x में मल्टीप्लाई होगा x² तो x³ आएगा, यानी 3x² से भाग देंगे, यानी 3x² बार जाएगा इसमें भाग। तो इसमें जब इतना ये भागफल है ना, इसको जब इसमें गुणा करेंगे भाजक में दोनों पदों में, तो 9 पहला पद आएगा 9x³ और माइनस, चूँकि माइनस 8 के पहले है, माइनस 8 त्रिका 24, 24x² आ जाएगा। अब जब नीचे घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इसका माइनस हो जाएगा और इसका माइनस है दूसरे वाले पद का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये 45 में से 24 जाएगा, 21 बचेगा, और 21 चूँकि 45 के पहले बड़े वाले के पहले माइनस चिन्ह है तो बड़े वाले का माइनस चिन्ह लगा देंगे, 21x² प्लस 71x। अब देखेंगे कि 3x में किससे गुणा करेंगे तो माइनस 21x² आ जाएगा। सेम लाते हैं क्योंकि जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तभी तो कटेगा। तो 7 त्रिका 21 और x² लेना है, एक x3 में है ही, तो 7x से अगर जो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21, लेकिन यहाँ पे माइनस भी लाना है तो माइनस 7x होगा, तो ऐसे ही ये माइनस 7x बराबर भाग जाएगा, तो हो जाएगा ये 7 त्रिका 21 माइनस 21x², और ये माइनस माइनस 8 के पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8 सतह 56x, तो 56x हो जाएगा। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका 56 के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 21 के पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये अपोजिट चिन्ह कट जाएगा, और अब 71 में से 56 जा 15 बचेगा, 15x माइनस 40। अब ये 40 कहाँ से आया, 40 ऊपर से आया है, ये एक एक ऊपर से भी तो आता रहेगा, ये 40 आ गया माइनस 40 चिन्ह के साथ। अब 15x माइनस 40 है। अब 3x में किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, तो 5 से गुणा करें, और वही प्लस से, क्योंकि इसके पहले प्लस दिया हुआ है 15 के पहले यहाँ पे, तो प्लस 5 से जब बार में भाग जाएगा तो इससे इसमें गुणा करेंगे, तो 15x माइनस, चूँकि 8 के पहले माइनस है तो 8 पचे 40 हो जाएगा। अब इसमें जब चिन्ह बदलेगा नीचे घटाएंगे तो ये माइनस वाला ये प्लस, इसके पहले 15 के प्लस पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अब 40 के पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 0 शेषफल बचेगा। तो इसमें क्या बताना था, इसमें भागफल और शेषफल बताना था। ये प्रश्न पूछा था भागफल तथा शेषफल बताइए, तो भागफल इतना आ गया 3x² माइनस 7x प्लस 5, और शेषफल 0 आ गया, तो ऐसे लिख देंगे। अतः भागफल 3x² माइनस 7x प्लस 5 तथा शेषफल 0 होगा। प्रश्न संख्या 11 है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AP स्पर्श रेखा है, PA की लंबाई ज्ञात कीजिए। जहाँ AP स्पर्श रेखा है, यानी जो ये OP है, ये वृत्त का केंद्र है O,
ये त्रिज्या है, पी जो ओ ए है ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चित्र में ही देखिए, चित्र से ही आपको माप ज्ञात कर लेना है। यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओ पी है, इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ए पी है स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो त्रिज्या के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगी। अब चूंकि जानते हैं कि जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट उसे कहते हैं कि जो समकोण होता है ना, तो कुछ निश्चित मान होता है, उसी के साथ वो ट्रिपलेट बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। जैसे 5, 13 और 12 के साथ बनता है, तो इसकी ए पी की लंबाई 12 हो जाएगी। ये तो आप ट्रिपलेट अगर जो आपके याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर जो नहीं याद है तो इसको, चूँकि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और ये लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी से इसको सॉल्व करेंगे। नीचे देखते हैं इसका सलूशन। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए पी स्पर्श रेखा है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या यानी 5 सेंटीमीटर और ओ पी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम जानते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश होगा। वही मैंने बताया है ना, जो स्पर्श रेखा होता है हमेशा जो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, यही जानते हैं हम लोग कि 90 अंश होगा, यही लिखा हुआ है। उसके बाद है तब त्रिभुज ओ ए पी में ओ पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब ये क्या है, इसको देखिए, जो यही है ओ पी स्क्वायर, ये कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर और प्लस आधार यानी ए पी स्क्वायर के बराबर होगा, यही लिखा हुआ है वहाँ पे। तो इसी से चूँकि ओ पी का मान 13 दिया हुआ है, ओ ए का मान दिया हुआ है 5 और ए पी का हम लोग को निकालना है, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, 5 का 25 होगा और ए पी का निकालना है। तो ए पी एक तरफ लिखेंगे और 25 को पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 169 में से 25 जाएगा, 144 बचेगा। अब ए पी स्क्वायर है, इसका मान निकालने के लिए ए पी बराबर ये करड़ी में 144 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो करड़ी में 12 गुणे 12 हो जाएगा। अब एक बार जब चूँकि ये इसका वर्गमूल है, करड़ी दिया हुआ है, तो 12 बाहर निकल आ जाएगा तो ए पी बराबर 12 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पी ए की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है? तो करंट अकाउंट पे नहीं मिलता है, यानी चालू खाता पे। आप एक शब्द में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है पढ़ लेते हैं हम लोग। सेविंग बैंक अकाउंट में जमा धनराशि पर ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, जिसको हिंदी में चालू खाता कहते हैं। तो इतना ही आपको लिखना था। बाकी इसमें आप अपने तरफ से ऐड करना चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं 2-3 लाइन बनाने के लिए। नीचे दिया हुआ है, बैंक हमें सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का ऑफर देता है। हम इनमें से कोई भी खाता चालू कर सकते हैं। देश में सबसे ज़्यादा ग्राहक बचत खाता खुलवाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी? अब इसका सलूशन देखते हैं। दिया हुआ है छात्रावास में छात्रों की संख्या पहले से 300 है। राशन सामग्री जब 300 छात्र हैं तो 15 दिन चल रही है। अब छात्रावास से बाहर गए छात्रों किसी कारणवश 200 छात्र चले जाते हैं, 200 घटा दीजिए, बच गए कितने? 100 बच गए। अब 100 के लिए कितने दिन सामग्री चलेगी? तो इसका फार्मूला होता है M1 D1 = M2 D2, यानी दिनों की संख्या और जो छात्र हैं उनको जब गुणा करेंगे तो छात्र गुणे दिनों की संख्या, तो जो खपत होगी राशन का जितना होगा उतना ही तो खपत इधर भी होगा। 100 गुणे D2 यानी 100 छात्र हैं तो दिनों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन खपत तो दोनों बराबर होगा ना, तो इसलिए बराबर का दोनों के बीच में चिन्ह लगा देंगे। अब इधर D2 निकालना है, यानी दिनों की संख्या हम लोग को निकालना है, तो इस 100 से इधर गुणा में है D2 के साथ, तो दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 300 गुणे 15 बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 3 45, यानी D2 बराबर 45 दिन, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे समानुपाती से लगाते हैं, जिसको एक तरफ तीर से सॉल्व करेंगे। इधर लिखेंगे छात्रों की संख्या, इधर लिखेंगे दिनों की संख्या। अगर जो 300 छात्र हैं तब 15 दिन वो सामग्री चल रही है। अगर जो 100 छात्र जब होंगे तो माना कि x दिन चलेगी वो सामग्री, तो सबसे छोटे की तरफ आप लगाइए। इधर छोटा नहीं, जब 100 छात्र होंगे तो अधिक दिन चलेगी ना, x मानेंगे x ही। यहाँ पे
यानी छात्र जब 300 है तो 15 दिन सामग्री चली है, जब छात्र 100 होंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी। तो यानी अधिक वाले की तरफ अब तीर लगा दीजिए कि दोनों तरफ, या तो अधिक की तरफ लगाइए नहीं तो दोनों तरफ कम की तरफ लगाइए। तो अधिक की तरफ लगाते हैं, नीचे दिन जो होगा x होगा जो ज़्यादा दिन होगा 15 दिन से, और ऊपर 300 ज़्यादा है 100 से, तो 300 बटे यहाँ लिख देंगे, तीर वाले के ऊपर लिख रहे हैं 300 बटे 100 बराबर, इधर x बड़ा होगा ना तो x बटे 15। ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 गुणे 15 और बटे 100 है ही x का मान निकालने के। तो यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ तो 45 आ जाएगा। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 14 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। 2023 में भी एक भाग वाला प्रश्न आया हुआ था, 2022 में भी आया हुआ है। तो ऐसे ही भाग दे देंगे। यहाँ पे भाजक है x प्लस 3, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 दिया है, ये दिया हुआ है उल्टा, लेकिन इसको आप घात के घटते क्रम में लिखते हैं। इसको सही क्रम करके ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद इसमें भाग देंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका जो पहला भाज्य का पहला जो पद है एक्स स्क्वायर, और भाजक के पहले पद से देखेंगे कि किससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स दिया हुआ है, एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें एक्स से दोनों पदों में गुणा करेंगे x प्लस 3 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब नीचे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 या 4x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 14 उतर जाएगा फिर से भाग देने के लिए। फिर इसमें पहला पद है 4x ले आना है, और यहाँ पे x दिया हुआ है तो प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 4 बार में भाग जाएगा। प्लस 4 से 4x और 7 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 होगा, 12 वो भी प्लस में। तो माइनस जब चिन्ह लगेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से 12 जा 2। तो इसमें पूछा था भागफल आ जाएगा x प्लस 4 यहाँ पे, और शेषफल 2 आ जाएगा। यही सही उत्तर होगा। यहाँ आंसर सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 14 की जगह पे यहाँ पे 12 होगा। आप इसको ठीक कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और साधारण ब्याज भी निकालना है, फिर इन दोनों का अंतर करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है मूलधन 10,000 रुपये, और ब्याज दिया है 10%, और समय दिया है, समय यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, ऊपर देखिए 2 वर्ष समय दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया है, बस आपको फार्मूले में रख लेना है। इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला होता है D बराबर P इंटू R/100 पे समय, यानी समय 2 वर्ष है ना, और जो 2 वर्ष के लिए है तभी ये फार्मूला लगता है, ऊपर 2 हो जाता है। तो यहाँ पे D है, D का अर्थ है मतलब अंतर, और P है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R है रेट यानी दर, और ऊपर 2 वर्ष है ही। तो हो जाएगा 10,000, 10 बटे यहाँ पे 100 होगा, ये 1,000 गलती से लिखा गया है, 100 होगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई में 10,000 है ही, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1/100 गुणे 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा 4 जीरो था ना तो 2 जीरो बच जाएगा, यानी 100 अंतर आएगा। यही सही उत्तर होगा। यहाँ पे बस मिस्टेक ये दिया है कि 1 जीरो नहीं रहेगा, 1 जीरो नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे R जो दिया था 10% दिया हुआ है, 10/100 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल होगा, तो इसका स्क्वायर होगा 1/10 का 1/100 आएगा। ये डायरेक्ट फार्मूले से हो गया। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। मिश्रधन का फार्मूला जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 पे T यानी समय। इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें से 10,000 यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, 10,000 घटा देंगे तो चक्रवृद्धि, ये मिश्रधन निकाले थे ऊपर, उसके बाद 10,000 घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा फिर साधारण ब्याज निकालेंगे P इंटू R इंटू T/100 से, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से। जब ये ब्याज निकल जाएगा इन दोनों को घटा लेंगे। और जब आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से कर लीजिएगा, और जो याद है तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 10, व्यंजक x² माइनस a माइनस 1/a इंटू x माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो x ये बाहर दिया है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस फिर 4 पद बन जाएंगे। देखिए एक ये इसके साथ मल्टीप्लाई ए के साथ होगा 2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x 3 और एक है ही, और जो कॉमन होगा इसी में वो कॉमन लेके एक ब्रैकेट में एक आ जाएगा, फिर एक दूसरे ब्रैकेट में एक और कुछ कॉमन लेके आ जाएगा। उसके बाद से इन दोनों को कॉमन लेके और ये दोनों जो बचेंगे इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो यही गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे पहले प्रश्न लिख लेंगे, a माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर एक्स से, एक्स चूँकि ब्रैकेट के बाद है तो दोनों में गुणा होगा, तो इन दोनों में गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स ए के साथ एक्स में गुणा होगा तो माइनस ए एक्स होगा, क्योंकि इसके पहले माइनस है तो माइनस ए एक्स, और इसके अंदर जो है -1/a है और एक्स से गुणा होगा तो x/a होगा, x/a। लेकिन इस ब्रैकेट के पहले भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये प्लस x/a होगा और माइनस लास्ट में 1 है ही। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में x कॉमन है, अगर जो आप x कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में, तो पहले से x कॉमन होगा तो x बचेगा और दूसरे में से x चला जाएगा तो -a बचेगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस a। अब उसके बाद से बच जाएगा यहाँ पे x/a, तीसरा पद जो है x/a ऐसे लिख लेंगे। चौथा पद जो है 1 है, ये चूँकि प्लस में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर गलत दिया था ना, ये यहाँ पे भी प्लस होगा, और यहाँ पे ये चौथा पद को लिख सकते हैं a/a, क्योंकि 1 दिया हुआ है, 1 a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही तो आएगा, इसलिए इसको a/a लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको पहला वाला तो सॉल्व हो गया, इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर ये प्लस रहेगा तो +1/a को अगर जो कॉमन ले लेंगे तो पहले पद से बचेगा x और दूसरे पद से बचेगा a, क्योंकि 1/a कॉमन हो गया है यहाँ पे, तो x माइनस a यहाँ भी कॉमन हो गया और यहाँ पे भी x कॉमन लिए हैं तो x/a बचा है। अब दोनों में कॉमन x/a है तो x माइनस a है, सॉरी, तो x माइनस a को कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों से, फिर दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x ये और ये +1/a, चूँकि ऊपर से ये प्लस होता हुआ आ रहा है, ऊपर गलत दिया था ना, तो x +1/a होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11 में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण QPR 80 अंश है और कोण PRQ 30 अंश है, तो कोण RPB का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को चित्र में समझते हैं। दिया हुआ है कि AB बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो ये भी इस पे स्पर्श रेखा है, और कोण QPR का मान 80 अंश है यानी इसका मान, और कोण PRQ का मान 30 अंश है यानी ये दिया हुआ है। तो निकालना है कोण RPB यानी इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, जिससे कि Q का मान निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे तो 70 अंश निकल जाएगा। 8 3 11 110 अंश होगा इन दोनों का जोड़, और 180 में से घटाएंगे तो 70 अंश निकल जाएगा ये Q का मान। अब ये भी जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड पे बना कोण भी बराबर होता है एक दूसरे के, तो ये त्रिज्यखंड है, कोण RPB बराबर है कोण Q के, या डायरेक्ट कोण Q भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं कोण PQR, इसके बराबर होगा तो 70 अंश ये निकल जाएगा, तो ये भी 70 अंश हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे लिखेंगे कैसे, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे इसको। दिया हुआ है कोण QPR 80 अंश, कोण PRQ 30 अंश। अब इसको फिगर बना सकते हैं, लेकिन फिगर और जो क्वेश्चन में दिया है तब भी ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद से लिखेंगे कोण QPR धन कोण PRQ धन कोण PQR बराबर 180 अंश, यानी यही है तीनों अंतः कोणों का मान है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण P धन कोण R धन कोण Q बराबर 80 अंश, 180 अंश। उसके बाद से कोण यहाँ पे Q का मान निकालना है, तो कोण Q बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख रहे हैं अगर जो, तो कोण PQR बराबर 180 अंश माइनस 110, क्योंकि उन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 अंश होगा, 70 अंश निकल जाएगा। उसके बाद से कोण RPB बराबर कोण PQR, ये किधर है, कोण RPB इधर है, कोण RPB ये बराबर होगा कोण RQP के,
ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण PQR। इधर से शुरू कीजिए तब भी ठीक है, इधर से शुरू कीजिए तब भी ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एकांतर वृत्तखंड के कोण के अनुसार। तो उसका मान 70 अंश है, तो कोण RPB बराबर कोण PQR 70 अंश हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लॉग बेस 0.3 इंटू 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये पॉइंट है, ना कि इंटू का चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह लिखता ही नहीं है, यानी दशमलव दिया हुआ है, ये 0.3 इंटू 0.09 दिया हुआ है। इसको जीरो लगा के आप लिख लेंगे ना तो और स्पष्ट हो जाएगा। 0.03 मल्टी, यानी ये लिखा हुआ है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, लॉग 0.3 इंटू 0.9 ऐसे लिखा, 0.09 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको घातांकी रूप में दिया हुआ है, लिखना है, ये दिया हुआ है लॉग रूप में, और इसको घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे log इंटू 0.3 इंटू 0.09 इक्वल टू log 3, और 3 पे 3 लिख सकते हैं ना, 0.3 को पे स्क्वायर करेंगे तभी तो 3 3 9, और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 0.09 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर log m पे n होता है तो n log m होता है, तो ये इधर log के पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log इंटू 0.3 इंटू लॉग बेस 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब चूंकि जानते हैं कि log m पे m बराबर 1 होता है, यानी बेस है, बेस के ऊपर ये जो अगर जो मल्टीप्लाई भी इसके साथ बराबर हुआ है, दोनों बराबर है, तो इसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इतने का मान, और ये 2 पहले है ही, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, x पे a माइनस बी इंटू एक्स पे b माइनस ए इंटू एक्स पे c माइनस ए का मान ज्ञात करो। ये बहुत ही आसान है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 20 तीनों का जब समान है तो घात जुड़ जाते हैं। तो दिया हुआ है, इसका सलूशन लिखेंगे, ये पहले प्रश्न लिख लिया, फिर लिखेंगे लघुगणक के आधार समान रहने पर घात जुड़ जाते हैं, बस इतना आपको पता रहना चाहिए। तो इन सबके घात बराबर है तो इनके सबके बेस बराबर है, यानी आधार समान है, तो एक लिख लेंगे x, और सबके जो घात हैं जोड़ देंगे, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए सबका अपोजिट चिन्ह उसी में दिया हुआ है, यहाँ पे पहले का a दिया हुआ है माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी का यहाँ पे प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी का ये प्लस सी है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, यानी x पे 0, किसी भी संख्या पे 0 का मान 1 होता है हमेशा, तो इसका मान 1 आ जाएगा, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 18 माह दिया हुआ है यहाँ पे, तो कितने वर्ष होगा, 1.5 वर्ष होगा, 1.5 वर्ष होगा, यानी एक साल 12 महीने का एक साल होता है, इसमें 12 से जब भाग देंगे तो 1.5 आएगा। और इसका साधारण ब्याज निकालना है, बस साधारण ब्याज के फार्मूले में रख देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है, मूलधन दिया है 3000 रुपये, दर दिया है 5% वार्षिक, समय दिया 18 माह, तो 12 से भाग दे देंगे, तो 4 तिहाई 12 और 6 से काटिए डायरेक्ट, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, फिर 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 एकम में 2, 1 बचेगा और दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, तो 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 वर्ष। अब इसको साधारण ब्याज के फार्मूले में रख देंगे, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 3000 गुणे 5 गुणे 1/5 बटे 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 150 गुणे 1.5, तो 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 1 जीरो यहाँ पे 150 वाला है ना, तो 1 जीरो लगेगा, और चूंकि इन गुणा में पूरे एक स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे 5 के पहले, तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 0 और 5 के बीच में लगाएंगे तो 225 हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा। साधारण ब्याज आ जाएगा 225 रुपये। प्रश्न संख्या 9 है, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये है छेदक रेखा, कहते किसे कहते हैं, कोई भी रेखा और जो ये वृत्त को काट रही है इसी को छेदक रेखा कहते हैं। ये 2 बिंदुओं पर टच करती है वृत्त को, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आप कैसे भी खींचिए, देखिए ये वृत्त है, ऐसे खींचिए, 2 पे काटा है, यहाँ खींचिए,
2 पे काटा है, इधर से कीजिए, यहाँ पे भी 2 बिंदुओं पे टच कर रही है, तो इसी को लिख देना है बस 2 बिंदुओं पर। इसका उत्तर लिखेंगे, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बस आप इतना लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे दिया हुआ है, जो रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। यानी छेदक रेखा का परिभाषा लिखा है, नीचे बनाया हुआ है, एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है। प्रश्न संख्या 10 है, एक व्यक्ति 25 रुपये वाले शेयरों में 2500 यानी 2500 पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है तब उन्हें बेच देता है, तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। यानी एक शेयर है वो 25 रुपये में खरीद रहा है और खरीद कितना रहा है, 2500 पैसा लगाता है, तो कितना शेयर खरीदा है पहले भाग दे दीजिए। तो 2500 में 25 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। अब एक शेयर का मान हो गया, मतलब वैल्यू हो गया है 30 रुपया, तो टोटल शेयर जो उसके पास कितने हैं, 100 हैं, तो 3000 हो जाएगा ना। 30 में 100 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा, और ख़रीदा था 2500 में, तो जब लाभ पूछा है ना तो घटा देंगे, 3000 में से 2500 को घटा देंगे तो 500 आ जाएगा। इसका सलूशन देखते हैं। व्यक्ति 25 रुपये शेयरों में यानी प्रति शेयर 2500 रुपये पूंजी लगाता है, तो शेयरों की संख्या 2500 में 25 से भाग देंगे 100 आ जाएगा। नीचे दिया हुआ है, 100 शेयरों को 30 रुपये के दाम में बेचने पर मूल्य बराबर 30 गुणे 100 यानी 3000। अब लाभ बराबर हो जाएगा, 3000 में से 2500 घटा देंगे तो 50 नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा है, मिस्टेक हो गया, इससे 500 रुपये होगा, क्योंकि 3000 में से 2500 घटाएंगे तो 500 ही आएगा ना, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण APB 30 अंश है तो कोण AOB होगा। यानी APB क्या है, APB यानी यही है कोण P, 30 अंश दिया हुआ है तो AOB निकालना है, यानी कोण O का मान निकालना है। चूँकि हम लोग प्रमेय जानते हैं कि समान चाप के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण के दोगुना होता है। यानी ये परिधि है ना, इसी को तो परिधि कहते हैं, ये गोल जो इसका परिमाप है किनारे वाला, इसी को परिधि कहते हैं। तो यहाँ पे ये कोण है P, इसके जो केंद्र पर बना कोण है ये दोगुना होता है, और जो चाप समान हो, तो चाप कौन सा है, ये AB चाप हुआ है, ये है देखिए, इसी पे तो ये भी कोण बना हुआ है, ये कोण O भी बना हुआ है, और यहीं से एक इसी पॉइंट से P भी बना हुआ है, P तक गया है फिर B तक आया, यानी दोनों का जो ये चाप है AB ये समान है। तो अगर जो ऐसा हो तो जो परिधि पे बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण के आधा होता है, नहीं तो जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पे बने कोण के दोगुना होता है। दोनों एक ही चीज़ है। तो ये 30 अंश है तो दोगुना इसका कितना होगा, 60 अंश डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मान पूछा है तो 60 अंश हो जाएगा। आपको 1 नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ग्राहों में ऑप्शन भी दे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है तो इसका बी आंसर सही होगा, 60 अंश। नीचे इसका सलूशन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ये चित्र सेम बना दिया है, ऊपर तो हम लोगों ने इसको पढ़ा ही है। उसके बाद नीचे सलूशन है, कोण APB बराबर 30 अंश है तो कोण AOB का मान निकालना है। हम जानते हैं कि AOB बराबर 2 गुणे APB, तो डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि समान चाप पर के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण के दोगुना होता है, ये लिखना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है 60 अंश हो गया, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, log बेस 5 इंटू 625 बराबर 4 को घातांकी रूप में लिखिए। घातांकी रूप चूँकि हम लोग जानते हैं ना, log बेस A इंटू एक्स इक्वल टू जो B होता है, और जो log में ऐसा दिया रहता है तो इसका घातांकी रूप हो जाएगा x इक्वल टू A पे B हो जाएगा। यानी ये x रहता है, ये नहीं खा सकता है, ये सेम अपने जगह पे रहता है। और जो ये A है ना, जो ये A है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो दूसरे तरफ का B है उसके ऊपर चला जाएगा, अपने ही ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो बेस है 5 है, ये बराबर के बाद चला जाएगा, बराबर 5, और इधर का जो 5 है जो B था इसके ऊपर आ गया था, तो ऐसे ही ये 5 जो है बराबर 4 जो है उसके ऊपर 5 के ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। और ये जो इंटू में x है ये अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, तो वैसे भी यहाँ पे जो 626 है 625 है, ये भी जगह अपना चेंज नहीं करेगा। तो log बेस 5 इंटू 625 बराबर 4 है, तो इसका जो घातांकी रूप होगा इसके अनुसार 625 बराबर 5 पे 4, यही सही उत्तर होगा। बस आपको इतना फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा है, ये बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा हुआ है।
और अति लघु उत्तरी में भी पूछा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, समुच्चय एक दिया हुआ है a बराबर x है और x क्या है, 5 के बराबर है, नहीं तो 5 से छोटा है, और x विषम संख्या है। यानी देखिए a बराबर समुच्चय a बराबर x है और वो x है विषम संख्या है और 5 के बराबर है, नहीं तो उससे छोटा है। यानी 5 के बराबर और उससे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1, 3 और 5 होगी। यानी 5 के बराबर हो गया, उससे छोटी 3 और 1 हो जाएगा। यानी समुच्चय a बराबर आ गया 1, 3, 5 और b का मान दिया हुआ है, b बराबर 2, 3, 5, 1 ये दिया हुआ है। अब पूछा है a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। तो बहुविकल्पी में हमने पढ़ा था, यहाँ वहाँ पे भी ये पूछा हुआ था। जब इंटरसेक्शन पूछे ना a इंटरसेक्शन b, तो जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मैच करे समुच्चय a और समुच्चय b में, बस उसी को लिख देते हैं। और जब यूनियन पूछेगा तो जो मैच करे वो भी, जो नहीं मैच करे वो भी लिख देंगे। जो मैच कर रहा है तो ये नहीं 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको 1 बार लिखेंगे। जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी 1 बार लिखेंगे, तो वो a यूनियन b हो जाएगा। और a इंटरसेक्शन b में जो दोनों में मैच करे, यानी लॉसो और मौसो जैसा है, जैसे लॉसो मौसो अभाज्य गुणनखंड में निकालते हैं ना, उसी तरह से ये भी है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है a बराबर x और x है 5 के बराबर या छोटा, जहाँ x विषम संख्या है, तो a बराबर 1, 3, 5 हो जाएगा। और b बराबर दिया ही हुआ है 2, 3, 5, 1। अब a इंटरसेक्शन b निकालना है। इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इसको यूनियन पढ़ते हैं। तो a इंटरसेक्शन, अब दोनों में क्या मैच कर, देखिए ये a है और ये b है, तो b से देखते हैं ये 2 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 मैच कर रहा है तो 3 मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी 3 है तो 3 लिख दिया यहाँ पे। और फिर उसके बाद है 5 मैच कर रहा है क्या, तो 5 भी है, तो यहाँ 5 भी लिख दिया। उसके बाद 1 है, 1 मैच कर रहा है क्या, तो 1 भी है यहाँ पे, तो ये इन 3, 5, 1 यही सही उत्तर हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखेंगे, मझोले कोष्ठक में रखते हैं, यानी मिडिल वाला जो कोष्ठक है ना, उसी में लिखने का तरीका है, ये इसी में लिखा जाता है। इसको तो लिखा ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ये हमेशा समुच्चय को ऐसे ही लिखा जाता है, इसको हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने न आए तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उस स्पेशल दिन ही निकालना है वो अनुपात। किसी कारखाने में दिया है 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं, किसी दिन 25 नहीं आएंगे तो कितने बचेंगे, 175 बचेंगे। तो उस दिन कितने काम करेंगे, 175 जो आए रहेंगे काम करेंगे, या कितने काम नहीं करेंगे, तो जो नहीं आए रहेंगे वो काम नहीं करेंगे, यानी 25 नहीं काम करेंगे। तो इसका जो अनुपात निकालना है, तो अनुपात पूछा हुआ है काम करने वाले, यानी काम करने वाले पहले रहेंगे, तो 175 जो है ये काम करने वाले हैं, संबंध है या बट्टे काम नहीं करने वाले 25 नहीं आए हो, नहीं काम करेंगे, 175/25 हो जाएगा। तो यही अनुपात हो जाएगा। इसको सोल्यूशन देखते हैं, कट कर देंगे उसको और छोटा हो जाएगा। वो दिया हुआ है कारखाने में काम करने वालों की संख्या 200, अब किसी दिन 25 व्यक्ति न आए, तब 200 में से 25 घटा देंगे, 175 बचेंगे। तो काम करने वाले व्यक्ति बटे काम न करने वाले व्यक्ति, यही अनुपात निकालना था। काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, जो आए रहेंगे वही काम करेंगे ना, तो 175/25। अब इसको 5 से काट देंगे, पहले 5 बचे 25, अब 5 तिहाई 15 और 2 बचेगा, 2 मिल के इधर 5 के साथ 25 बचेगा, 5 बचे 25, 35। फिर ये 5 से 7 बार में कट जाएगा, 5 एकम में 5, 5 7 35, तो 7 संबंध 1 हो जाएगा अनुपात इसका, 7/1। इसको जब संबंध में लिखेंगे तो 7 संबंध 1 होगा। अतः काम करने और काम न करने वाले का अनुपात 7 संबंध 1 है, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग कर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न देखिए लगभग हर साल पूछा हुआ है, एक भाग पूछ रहा है। तो इसमें वैसे ही जो भाज्य है इसको ऐसे लिख लिया और भाजक से भाग देंगे। इसका पहला पद x² है, इसका पहला पद भाजक का x है, इसमें क्या गुणा, किससे गुणा करेंगे, x² है तो x में x से गुणा करेंगे, तो ये x² हो जाएगा, तो x² है। दूसरा पद है 3, तो 3x हो जाएगा। अब इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये पहला पद कैंसिल हो जाएगा, 7 में 3 या 4x हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 उतर जाएगा यहाँ पे भाग देने के लिए, तो ये 4x + 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका पहला पद जो भाज्य बना 4x + 14, इसमें 4x है, और जो भाजक है 3x है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाए, तो x दिया हुआ है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भाग चला जाएगा 4 बार में, +4 बार में, तो 4x + ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब ये चिन्ह बदलेगा नीचे, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 12 जा 2, यानी इसका जो भागफल आ गया x + 4 और शेषफल 2 आ गया, यही पूछा था, यही उत्तर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे भागफल बराबर है x + 4
और शेषफल बराबर 2। प्रश्न संख्या 10 है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी सिर्फ फॉर्मूला मिश्रधन का लिखना है, सभी मान भर देने हैं, सॉल्व कर देना है। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, दर दिया है 10% और समय है 3 वर्ष। तो हम जानते हैं कि A = P × 1 + R/100 पे n होता है, n या t होता है। n जहाँ ये वर्षों की संख्या यानी ये समय है और p मतलब ये मूलधन है, प्रिंसिपल। तो 5,000 × 1 + R का मतलब रेट यानी दर 10/10 दिया हुआ है, 10/100 और समय दिया है 3, तो ऊपर 3 घात हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा जो ब्रैकेट में है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 10 से कम है 10 और 1 11, 11/10 होगा। ऊपर 3 घात है तो ये 5,000 के साथ 3 बार तीनों को गुणा कर दीजिए। 11/10 × 11/10 × 11/10। नीचे 3 0 से 3 0 ऊपर कैंसिल हो जाएगा 5,000 में से। अब 11 × 11 121 और 121 में जब 11 से गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। 11 का 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 13 के 3 हासिल 1, 11 में 11 का 11 और 11 2 13, 1331 आएगा। 1331 में 5 से गुणा करेंगे तो 6,655 रुपये आ जाएगा। यही मिश्रधन होगा। और जो ब्याज पूछता तो 5,000 इसमें से घटा देते, तो 5,000 घटाते तो कितना बचता, 1,155 रुपया इसका ब्याज निकलता। लेकिन ब्याज पूछा नहीं है, यहाँ पे मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, यदि 2.5 संबंध है, x संबंधवान 1.25 संबंध है 2.5, यानी ये दशमलव में दिया हुआ है, वही समानुपात वाला है। तो पहला दूसरे के साथ समानुपात में होता है और तीसरा चौथे के साथ होता है। ऐसे ही लिख लेंगे इसको। तो पहला दूसरे के साथ समानुपात में है तो 2.5/x बराबर 1.25/2.5। अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसके साथ और इसको इसके साथ, x का मान ही निकालना है। तो 2.5 × 2.5 कितना होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इधर 1.25 × x हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के गुणा में, 2.5 × 2.5। तो नीचे दिया हुआ है, इसका गुणा करके भाग दिया है। देखिए 2.5 × 2.5/1.25। अब ऊपर भी 2 स्थान पे दशमलव है, नीचे भी 2 स्थान पे दशमलव है। देखिए 5 के बाद यहाँ पे एक स्थान हो जाएगा और गुणा यहाँ पे भी एक स्थान पे हो जाएगा, नीचे 2 स्थान पे भी है, तो दशमलव दोनों से कट जाएगा डायरेक्ट, ऐसे ये कैंसिल हो गया। अब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा, आपको इसमें कंफ्यूज भी, और जो आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे काट दिए 25 से, क्योंकि जब दशमलव हट गया तो ये 25 बन गया, ये भी 25 बन गया और ये 125 बन गया। अब 25 से डायरेक्ट 125 काटिए 5 बार में, 25 × 5 = 125। अब इस 5 से 25 को काट दिए इसको 5 बार में, 5 × 5 = 25। तो यानी सही उत्तर x बराबर 5 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे 625 आएगा, ऊपर 2 स्थान पे दशमलव, नीचे 2 स्थान पे, दोनों में 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हटेगा। फिर 625 में 125 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। अगर जो आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, मैथ कमज़ोर है आपको, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। इसके बाद वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। 2019 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वाहक चेक किसे कहते हैं। इन चेक का जो कैटेगरी होता है वाहक चेक, इसको बताना है कि किसे कहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे वाहक चेक। वाहक चेक वह होता है जिसमें चेक रखने वाले या ले जाने वाले व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। ये चेक वितरण द्वारा हस्तांतरणीय है। यदि आप चेक बैंक ले जा रहे हैं तो भुगतान किया जा सकता है। यानी यही है कि आप या तो जो चेक कट किया है, मतलब इशू किया है, वो लेके जा सकता है, नहीं तो जिसको आप दिए हैं वो लेके जा सकता है। दोनों भी चेक प्राप्त कर सकते हैं। ये हस्तांतरणीय होता है, दूसरे को भी दिया जा सकता है, वो भी उस चेक से पैसे ले सकता है, उसी को वाहक चेक कहते हैं। प्रश्न के साथ है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कंडीशन दे दिया है पहले कि समकोण ये त्रिभुज है, तो समकोण जब त्रिभुज का, चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आधार ऊंचाई दिया हुआ है 4 और 6 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे। और जो ये समकोण नहीं होता, विषम चतुर्भुज होता, विषमबाहु त्रिभुज होता, तो वहाँ पे तीनों भुजाओं का मान देता। तो वहाँ पहले s निकालते a + b + c/2 से, फिर ब्रैकेट में उसको s इंटू करड़ी में s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c से निकालते। आया समबाहु त्रिभुज देता
तो वहाँ पे उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, उससे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे दे दिया है समकोण त्रिभुज दिया है ना, तो समकोण त्रिभुज का हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 6 गुणा 4, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 चौको 12 वर्ग सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, यदि 9x 12 और 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फिर से वही है, पहला दूसरे के साथ समानुपात में होगा, दूसरा तीसरा चौथे के साथ होगा, या फिर अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इससे सॉल्व कर लेंगे, या अनुपात समानुपात से इसको कर देंगे कि 9/x बराबर 12/16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के साथ x का मल्टीप्लाई होगा, और इधर 9 के साथ 16, तो 9 गुणे 16। अब x का मान निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे, ऊपर जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में होगा ना, तो 12 से भाग दे देंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौको 12, और 4 से कट जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। या फिर इसको अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 12x होगा, अंतः पद है, और ये बाह्य पद है 16 गुणे 9। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए इसमें 12 से भाग दे देंगे, तो 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, और 4 चौको 16, यहाँ पे 3 से भी कट जाएगा, 3 3 का 9, 4 तिहाई 12, वैसे भी यही 12 ही आएगा, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका ये मध्य पद तोड़ के इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न लिख लेंगे क्या गुणनखंड। अब ये 10 का गुणा करेंगे x² के गुणांक के साथ। x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं रहता है, तो इसके पहले 1 रहता है, 1 से गुणा रहता है, तो 1 10 से कम है 10 होगा। अब जो 3 है, मध्य पद 3 ही है ना, इसको ऐसे दो भागों में जोड़ने या घटाने पे क्या है, जो 3 आए और उसका गुणा करने पर 10 है, तो 5 में से अगर जो 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, तो यही मध्य पद टूट जाएगा। x² इंटू x कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 5 - 2, अब माइनस ये 10 है ही। अब इस x का अंदर वाले सभी दोनों पदों में गुणा कर देंगे, x² + 5x चिन्ह के साथ, यहाँ पे माइनस है तो -2x हो जाएगा, -10 होगा, यहाँ पे दिया ही हुआ है पहले से। अब इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन होगा तो पहले पद से x बचेगा, दूसरे से 5 बचेगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5। और इन दोनों में -2 कॉमन है, -2 कॉमन लेंगे तो पहले पद से x बचेगा, दूसरे पद से +10 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं ऑलरेडी पहले, तो वो प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस का जो गुणा होता है प्लस होता है, तो x + 5 यहाँ पे भी हो गया, x + 5 यहाँ पे भी हो गया, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x + 5। तो यहाँ पे पहले पद से x बच गया, दूसरे पद से -2 बच गया, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -5 और x बराबर 2 हो जाएगा, यही गुणनखंड हो जाएगा, x बराबर, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, 6.0 मीटर यानी 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन जो ऊंचाई दिया हुआ है इसका जो मात्रक है चेंज है, सेंटीमीटर में दिया है, इन दोनों का मान मीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। चूँकि हम जानते हैं कि मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर और कितने सेंटीमीटर, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/100 में, तो 15/100 सेंटीमीटर। जो 15/100 करेंगे तो दो नीचे 2 जीरो है, तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.15 मीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि दिया हुआ है दीवार की लंबाई 6 मीटर, 6 के बाद 0 है ना, इसका कोई महत्व नहीं होता। ऊंचाई है 2.5 मीटर, मोटाई है 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर, और दीवार का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई यानी ऊंचाई, उसी को कहते हैं मोटाई को ही। तो 6.0 गुणे 2.5 गुणे 0.15। अब यहाँ पे ये तो दशमलव नहीं है, ये केवल 6 लेंगे, इसको 25 छक्के 150 होता है 150, और एक स्थान पे दशमलव लगेगा, इन दोनों को पहले गुणा किए हैं तो 15 हो जाएगा, केवल ये 15 होगा। और फिर 15 से 15 में जब गुणा होगा, ये 15 है ना 0.15, तो 225 होता है, 225 होता है, और 2 स्थान पे यहाँ पे दशमलव है, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 2.25 होगा मीटर। ये मीटर तो नहीं, आयतन होगा ना, तो घन मीटर यहाँ लिखना चाहिए, या तो घन मीटर नहीं तो मीटर क्यूब, यही सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्यू आप जरूर लिखेंगे या फिर घन मीटर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो माना कि x संख्या से गुणा करें तो बराबर लिख देंगे 42, यानी इसको मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, 9 5 9 45 4 49,
49/5 गुणे x बराबर 45। अब x का मान निकालने के लिए पक्षांतर कीजिए, 5 है इधर भाग में तो उधर गुणा में हो जाएगा, 49 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। नीचे वैसे दिया हुआ है इसका हल डिटेल में। माना 9 सही 4/5 में x से गुणा करने पर गुणनफल 42 आएगा, तब 9 सही 4/5 गुणे x बराबर 42। अब ये इसको मिश्रित में बदल लीजिए, 9/45 4 49/5 गुणे x बराबर 42। अब x का मान निकालने के लिए दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, 5 इधर पक्षांतर हुआ तो गुणा में और 49 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, यानी 42 गुणे 5/49। तो 7 से कट जाएगा। देखिए 7 से कटेगा कि 6 से कटेगा? 6 से नहीं 7 से कटेगा। 7 7 छक्के 42, ये 42 कटेगा, 6 बारे में 7 छक्के 42 और 7 सत्ते 49 और गुणे ऊपर 5 है ही। अब 7 पचे 35, 6 पचे 30, ऊपर 6 पचे 30 हो जाएगा, 30/7 यही सही उत्तर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 30/7, ये सही आंसर होगा। इसके बाद है 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 का पहला अति लघु त्रि प्रश्न है, यदि 5 पे 3 घात बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पहले लॉग में दिया था तो घातांकी रूप लिखना था, यहाँ घातांकी रूप दिया है तो लघुगणकीय रूप लिखना है। तो घातांकी रूप और जिस फॉर्म में दिया है a पे n बराबर x, तो log बेस a इंटू एक्स बराबर n हो जाएगा। यानी log बेस a, जो a नीचे दिया है ना, ये log का बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे a दिया हुआ है 5, तो log बेस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया है। और बराबर जो x है ये इंटू के साथ आ जाएगा log बेस के साथ, तो बराबर में यहाँ क्या है 125 है, तो log के साथ ये इंटू में आ जाएगा, log बेस 5 इंटू 125। और जो ऊपर घात है यहाँ पे n, यहाँ देखिए बराबर के साथ बन गया है n, बराबर के बाद n हो गया है, तो यहाँ पे घात 3 है तो ये बन जाएगा बराबर 3। बस तो इसको लिखेंगे, दिया हुआ है 5 पे 3 घात बराबर 125, लघुगणकीय रूप डायरेक्ट लिख के इसको ना लिख देंगे और ये फार्मूला बगल में लिख देंगे तो और अच्छा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, रेखांकित एवं बियर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर बताना है तो अंतर लिखेंगे, रेखांकित एवं बियर चेक का प्रमुख अंतर। पहले हेडिंग लिखेंगे रेखांकित चेक, इसमें 2 पॉइंट है रेखांकित, उसके बाद से बियरर चेक है। बियरर, ये बियर नहीं है, बियरर है, यहाँ पे एक आर र छूट गया है। तो पहला है रेखांकित चेक में, रेखांकित चेक में सबसे ऊपर दाएं कोने में 2 तिरछी रेखाएं होती हैं, यानी ऐसे रेखाएं होती हैं। दूसरा है रेखांकित चेक का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में ही होता है। और बियरर चेक में है, बियरर चेक को सामान्य रूप से नाम, धनराशि और हस्ताक्षर कर लिया जाता है। दूसरा बियरर चेक में है, बियरर चेक का भुगतान लाभार्थी बैंक से नकद के रूप में प्राप्त कर सकता है। देखिए मुख्य अंतर यही है, यही आप और जो अंतर लिखेंगे ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जो रेखांकित जो चेक होता है इसको आप बैंक खाते में ले सकते हैं, उसका जो भुगतान है डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में, चेक लेके जाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, और बियरर चेक है उसको नगद के रूप में मिलेगा, कैश मिलेगा। बस यही मेन अंतर है। प्रश्न संख्या 8 है, यदि 8 इंटू एक्स और 8x और x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो चारों संख्याएं हैं 8 और x फिर 18 समानुपात में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही है, दिया हुआ है 8 संबंध x संबंध 18, ऐसा आप लिख लेंगे। उसके बाद से पहला दूसरे के साथ समानुपात में होता है और तीसरा चौथे के साथ, तो 8/x बराबर x/8, अथवा इससे अलावा आप अंत पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल से भी कर सकते हैं। तो अंत पदों का गुणनफल करेंगे तो x इंटू एक्स बराबर y पदों का गुणनफल 8 और 18 है, तो बराबर 8 और 18, x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 8 गुणे 18, 18/144 होगा। अब x का मान निकालने के लिए इधर स्क्वायर है, दूसरे तरफ जाएगा तो एक करड़ी बन जाएगा, तो इधर बन गया है देखिए 144 के ऊपर करड़ी। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 144 का, तो 12 गुणे 12 बराबर 144 होता है, तो एक 12 बाहर निकल जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 12, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु में स्पर्श रेखा खींचिए। यानी किसी वृत्त पे ना स्पर्श रेखा आपको खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आप डायरेक्ट यही नहीं पटरी और पेंसिल उठा के ऐसे खींच दिया अंदाज से, अपने अनुमान से, तो ऐसा नहीं होगा, ये तरीका नहीं है। इसका तरीके से खींचेंगे। पहले आप एक किसी भी माप का एक त्रिज्या लेके प्रकार की सहायता से कोई बिंदु ए लेके या फिर ओ लिख के आप एक वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद से किसी भी पॉइंट पे आप उसको त्रिज्या को मिलाएंगे,
यानी किसी भी जो परिधि से उसके केंद्र को मिलाएंगे तो ये एक त्रिज्या हो जाएगी। मानिए ये पॉइंट ए है। अब इस पे 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाना है तो ए को केंद्र मानकर, जो ए माने है ना, इसको एक केंद्र मानकर कोई एक निश्चित चाप लेके प्रकार में ऐसे एक चाप काटेंगे ऐसे, ठीक। अब उसी चाप को बिना परिवर्तित किए एक, ये मानिए कि ये जो त्रिज्या है इसको बी पे काटती है, यानी जो ये पॉइंट है ना, ये बी है। अब बी को केंद्र मानकर उसी चाप का एक दो चाप काटेंगे, एक यहाँ कटेगा, फिर अब इसको केंद्र मानकर एक यहाँ कटेगा, और फिर से ये मान लीजिए काट रहा है सी और डी पे। अब सी और डी को उसी चाप से या थोड़ा सा आप परिवर्तित भी कर सकते हैं। इन दोनों की जो चाप है ना, सी और डी की लंबाई है जो चाप की, इसे आधे से ज़्यादा मान होना चाहिए। एक सी को केंद्र मानकर ऊपर चाप काटेंगे और एक डी को केंद्र मानकर ऐसे चाप काटेंगे, जो परिच्छेद मान लीजिए किसी भी बिंदु पे कर रही है। अब इसी परिच्छेद रेखा को जो कर रही है इसको मिलाते हुए ऊपर और नीचे रेखा खींचेंगे ना, तो यही स्पर्श रेखा होगा। पटरी और प्रकार की सहायता से खींचेंगे, यही स्पर्श रेखा कहलाएगा, जो कि 90 अंश का कोण बनाएगा वृत्त की त्रिज्या के साथ। तो ये सही उत्तर होगा। इसमें रचना की जरूरत नहीं है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा होता तो आपको ऐसे ही रचना उसका कर देती, लेकिन रचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय में पूछा हुआ है। प्रश्न केवल एक ही नंबर का है, उसमें भी आप प्रकार और पटरी का हेल्प ले रहे हैं, तो आप केवल उसका स्पर्श रेखा ही खींचेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही किया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा वो परिधि पे एक पॉइंट जो टच कर रही है त्रिज्या, और यहाँ से एक चाप काटा है ऐसे, एक कोई माप लेके, फिर इसको यहाँ पे एक ही चाप काटा है, यहाँ सिस्टमेटिक नहीं बनाया है, इसको आप ध्यान में नहीं रखें। जो मैंने फिगर बनाया है ना उसको आप, उससे आप समझेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, समुच्चय ए बराबर 2 3 5 और बी बराबर 5 7 3 हो तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स विषम संख्या और ए छोटा है बड़ा है एक्स से, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। जैसे ए बराबर होता था ना एक्स, और एक्स है विषम संख्या, वो भी 5 के बराबर या छोटा या बड़ा, तो ऐसा कोई कंडीशन डायरेक्ट दे दिया है ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए माइनस बी निकालना है। तो समुच्चय ए बराबर दिया है इतना और बी बराबर 5 7 3, ए माइनस बी करेंगे तो बी में जो मैच करेगा वो ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो लिख लेंगे। तो देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, ए 2 मैच कर रहा है, 2 मैच नहीं कर रहा है, और 3 मैच कर रहा है तो 3 कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा, और 5 भी मैच कर रहा है तो 5 भी कट जाएगा, तो बचे एक बस एक ही बचा 2। तो इसको मझोले कोष्ठक में लिख देंगे, यानी मिडिल वाला जो कोष्ठक होता है ना इसमें लिख देंगे, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, इसमें भी देखिए एक 7 बचा है, 5 3 तो कट गया लेकिन 7 बचा, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ए में से बी को घटा रहे हैं, ना कि बी में से ए को। तो केवल जो ए में बचेगा वही लिखेंगे, केवल 2, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 11, -12/7 गुणे -14/27 ब्रैकेट क्लोज माइनस अगले ब्रैकेट में 8 -8/45 गुणे 9/16 को सरल कीजिए। तो देखिए चिन्ह के साथ इसमें जो कटने वाला होगा कट कर देंगे, और चिन्ह के साथ गुणा करके बीच में माइनस है तो उसको घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले प्रश्न लिख लेंगे, उसके बाद ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौको 12, 3 27, ये 4 बार में, ये 9 बार में, ऐसे ही 7 में 7 7 दूना 14, तो ये आ जाएगा ऊपर -4/1, और यहाँ पे दूसरा पद कटेगा 2/9, नीचे 9 बार में कटा है, ऊपर 7 दूना 14 बार में, अब माइनस के साथ, और ऐसे ही ये भी कट जाएगा 8 में 8, 8 दूना 16 और 9 बचे 45, तो यहाँ बचेगा 1 -1/5 गुणा 1/2, और बीच में माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है ना, एक ही माइनस लिखेंगे। चिन्ह हमेशा याद रखेंगे, चिन्ह को छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर 4 दूना 8 होगा, और वो माइनस के साथ हो जाएगा, 4 गुणा 2, चूँकि गुणा करते हैं तो अंश के साथ गुणा हो जाएगा, हर का हर के साथ गुणा हो जाता है। और ऐसे भी दूसरे पद में भी, तो ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 2, यहाँ पे माइनस छूट गया है, छूटा नहीं है, इसके बीच में माइनस लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया है, तो ठीक है वहाँ पे भी। तो 4 गुणा 2 ऊपर वाला अंश में गुणा हो गया, नीचे 9 का में 9 हो गया है, यहाँ पे 1 का में 1, तो -1 और 10, 5 गुणा 2 10, और बीच में माइनस है ही। फिर अगले पद में ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो +8/9, और ये इसके पहले देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस दिया है, अब ये मल्टीप्लाई होगा ना, जब ब्रैकेट टूटेगा तभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा चिन्ह के साथ, तो माइनस मिलके प्लस होता है हमेशा, तो प्लस हो जाएगा 1/10, यानी इसका मान आ गया 8/9 धन 1/10। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 90, 10 9 90। अब इन दोनों को जोड़ देंगे सिंपली, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, 9 से पहले भाग देंगे, 90 में 10 आएगा, और 10 से 8 में गुणा करेंगे ऊपर अंश में 80 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 10 से इसके एलसीएम में
भाग देंगे तो 9 आएगा, और अंश में गुणा करेंगे तो 9 एकम में 9 हो जाएगा। अब 8 और 9 मिलकर 89, और नीचे हर है में 90 है ही, तो 89/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार की आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम लोग ने कर लिया था, वहाँ पे बस मान अलग था, बाकी क्वेश्चन सेम था। उसमें भी आयतन निकालना था, इसमें भी निकालना है। और यहाँ वहाँ भी 2 मीटर में दिया था, यहाँ मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 से भाग दे देंगे तो 0.20 या फिर 0.2 मीटर हो जाएगा इसकी मोटाई। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिया है दीवार की लंबाई 8 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, यानी जब 100 से भाग देंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा। दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो सिंपली इसका गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 होता है, तो 160 होगा। पहले के गुणा करेंगे, 2 स्थान पे 10 होते हैं, यानी 1.6 होगा। 1.6 से गुणा करेंगे 3.5 में तो 5.60 मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्रक सही लिखा था, वहाँ मात्रक सही नहीं लिखा था। यहाँ आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब या घन मीटर लिखेंगे, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न के साथ, यदि समुच्चय ए बराबर 8, 12, 15, 16 और बी बराबर 8, 15, 17, 20 हो तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोनों पूछा हुआ है। यूनियन मतलब जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, एलसीएम के जैसे। और इंटरसेक्शन है जो केवल दोनों में मैच करेगा ना, दोनों समुच्चय में, वही बस लिखेंगे। तो लिखते हैं इसको, सोल्यूशन देखते हैं। समुच्चय दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, इसको प्रश्न से आप लिख लेंगे। उसके बाद है ए यूनियन बी बराबर होगा, ए में क्या है, पहला है 8, 8 मैच कर रहा है क्या, देखते हैं कि जो दूसरा समुच्चय है बी उससे मैच कर रहा है क्या, किसी से 8 से, तो 8 मैच कर रहा है, तो मैच करेगा तब भी लिखेंगे, नहीं मैच करेगा तब भी लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में 8 लिख दिया। दूसरा पद है 12, 12 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 12 लिख दिया, नहीं कर रहा है तब भी। फिर 15 है, 15 कर रहा है क्या, तो 15 कर रहा है तब भी 15 लिख दिया। और 16 कर रहा है क्या, 16 नहीं कर रहा है मैच, तो तब भी 16 लिख दिया, करेगा तब भी, नहीं करेगा तब। फिर बच बी में कौन गया, अब ए खत्म हो गया तो मैच नहीं करेगा ना, तो 17, 20 को ऐसे ही लिख लिया, यानी ए यूनियन बी बराबर होगा 8, 12, 15, 16, 17, 20। और ए इंटरसेक्शन बी होगा जो केवल मैच करता है वही लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है देखते हैं, केवल 8 मैच कर रहा है और यहाँ पे 15 मैच कर रहा है, बस इसको छोड़ के कोई मैच नहीं कर रहा है। 12 भी नहीं है बी में, और 16 भी नहीं है बी में, या 17 ए नहीं, ए में नहीं है, और 20 भी 17 में नहीं है, केवल 8 और 15 ही मैच कर रहा है। ये इसी दोनों को लिख देंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, वाहक चेक किसे कहते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, तो हेडिंग लिखेंगे वाहक चेक, वही लिख देंगे। वाहक चेक वह होता है जिसमें चेक रखने वाले या ले जाने वाले व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। भुगतान करने की अनुमति देने के लिए बैंक को जारीकर्ता से किसी अन्य प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है, यानी जो जो चेक जारी किया है ना उसकी आवश्यकता नहीं होती है, बस वो चेक जारी कर दिया है वो भी जाके ले सकता है वो भुगतान उसका, और किसी को तीसरे को दे देगा वो भी जाके ले सकता है। यानी आप चेक जो जारी करता दे दिया तो उसको पैसे मिलेंगे, जो भी लेके जाएगा वही है, उसी को कहते हैं वाहक चेक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 9, log बेस 10 इंटू 1296 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। log बेस 6 1296 का मान, तो 1296 को लिख सकते हैं 6 पे 6, चूँकि 6 पे 4 सॉरी 6 पे जो 4 होता है उसका मान होता है 1296। इसको आप जो अभाज्य गुणनखंड है ना 1296, ऐसे आप इसको निकाल लेंगे। जब ऐसे निकालेंगे तो 6 के मान में, चूंकि इसका बेस समान है ना, तो आप कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि 6 पे कुछ ऐसा घात आ रहा है क्या कि जिसका मान होता है 1296, क्योंकि लॉग बेस 6 पे 6 का मान होता है 1, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इतना तो टफ सवाल पूछेगा नहीं, तो जरूर इसमें कोई टिक होगा तभी ये पूछा होगा। यानी 6 इसमें बेस दिया है तो जरूर इसमें 6 पे किसी घात का मान 1296 होता होगा, आपको ये गेस करना है। या कोई भी और जो दूसरी वैल्यू भी यहाँ दिया रहता ना, और जो बेस 5 दिया रहता, तो यहाँ पे जरूर 5 पे कोई घात जो होता वही अंक, जो मान आता वही अंक दिया रहता, क्योंकि 6 पे 6 का मान 1 होता है, तो 6 पे 4 का मान जो होता है ना 1296 होता है। तो इसको लिखेंगे log बेस 6 इंटू 1296 बराबर log बेस 6, 6 पे 6 का मान 6 पे 4 का मान होता है 1296। तो चूंकि हम जानते हैं log बेस a या e कुछ भी m पे n बराबर होता है n log m होता है, या n log e m होता है, यानी जो
log m पे n जो होगा ना, तो वो होगा n log m। ये हम जानते हैं। उसी हिसाब से ये जो 4 है log के पहले आ जाएगा, ये कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। तो हो जाएगा 4 इंटू लॉग बेस 6 पे 6। तो चूंकि हम जानते हैं लॉग बेस 6 पे 6 का मान है, और जो यहाँ पे बेस समान है, ऊपर बेस के ऊपर जो ये घात भी है या उसके साथ मल्टीप्लाई भी समान, और जो अंक है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई इधर 4 हुआ ही है लॉग के पहले, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 हो जाएगा? यानी केवल यहाँ समय पूछा हुआ है, बाकी सभी मान दिया हुआ है। साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज के फार्मूले में सबको रख देंगे, केवल समय बच जाएगा तो समय का मान निकल जाएगा। इसको सोल्यूशन देखते हैं। इसका दिया हुआ है मूलधन बराबर 17,600, दर दिया 11%, साधारण ब्याज 4,125। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है 4,125, तो इसकी जगह पे लिख दिया 4,125, मूलधन की जगह पे मूलधन लिख दिया 7,500, और दर की जगह पे 11%। और समय तो निकालना ही है, तो समय ऐसे ही रहेगा, और बटे 100 यहाँ पे कर दिया। अब समय निकालना है ना, तो इधर जो भाग में 100 है दूसरे साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4125 में गुणा के साथ 100 आ गया है, और यहाँ पे समय के साथ 7500 गुणा 11 है, तो गुणा में है ना, तो इधर इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का जो 00 है 7500 के 00 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से काटिए, 5 एकम में 5, 75 कटेगा, 5 पचे 25, 15 बार में 4125, 5 बटे 40, और 1 बचेगा, 5 दूना 10, अब 10 2 बचेगा, 5 बचे 25, 800, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 एकम में 5, और 8 3 बचे, 5 6 30, और 2 बचा, 5 बचे 25, 165 होगा। फिर अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम में 3, और 3 बचे 15, 1 बचा, 5 के साथ जाएगा 15, 3 बचे 15, यानी ये 55 हो जाएगा। अब नीचे 11 दिया है, 11 बचे 55, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यही जो 5 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। समय आ गया 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? तो चूंकि हम जानते हैं किसी वृत्त में 360 अंश, उधर जो पूरा चाप है ना, ये जो चाप होता है ये पूरा 360 अंश का कोण बनाता है। तो 300 लघु चाप या कोई भी चाप, दीर्घ चाप, कुछ भी जितना दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा दूसरा चाप, तो एक 360 में से घटा देंगे, तो 360 में से 70 घटाएंगे तो 290 होगा। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। दिया है वृत्त में लघु चाप का अंश बराबर 70 अंश, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 माइनस लघु चाप का अंश, यानी 360 माइनस 70 बराबर 290। अगर जो यहीं दिया रहता कि लघु चाप और दीर्घ चाप कहते किसे हैं? 360 अंश का पूरा कोण होता है। अगर जो 180 अंश से थोड़ा सा भी 100 अधिक होगा, 180 से अधिक होगा, तो वो चाप दीर्घ चाप कहलाएगा। 180 अंश से जो कम मान आएगा उसको लघु चाप कहते हैं। अगर जो दीर्घ चाप दिया रहता कि किसी वृत्त के दीर्घ चाप का मान 160 अंश है, तो लघु चाप का मान ज्ञात कीजिए। तो 360 में से 160 घटा देंगे, तो घटा देते तो 200 आ जाता। ऐसे कोई भी मान दिया रहेगा, उसका दूसरा चाप पूछेगा तो 360 में से घटा दीजिएगा। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। किसी कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः दिया है 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138। ये ऊंचाई दिया हुआ है 8 बालिकाओं का। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका फार्मूला हम लोग जानते हैं, और जो माध्यिका का फार्मूला होता है, अगर जो आंकड़ों की संख्या सम है तब होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अगर जो विषम है तो n प्लस 1/2वें पद का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए सम है, 8 बालिकाएं दिया हुआ है ना, तो 8 बालिकाएं यानी उनकी संख्या सम है। तो सबसे पहले तो काम करते हैं कि उनका आरोही क्रम या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो नीचे सोल्यूशन देखते हैं। इसका दिया गया है कक्षा में 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में, क्रमशः लिख लेंगे। फिर है अब आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जो भी इनमें दिया हुआ है। तो ऐसे अरेंज कर लेंगे। फिर इनकी कुल संख्या n बराबर 8 है, तो n बराबर 8 के लिए फॉर्मूला होता है, या 1/2 पहले ही कर दीजिए, नहीं तो टोटल का 1/2 कर दीजिए, बात एक ही है। 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान धन n/2वें प्लस 1वें पद का मान। तो माध्यिका निकालने के लिए 8 पद है, n का मान वही है पदों की संख्या, तो
8/2 वें पद का मान धन 8/2 धन वें पद का मान। तो ये 8 में 2 से भाग जाएगा 4वें पद का मान धन ये 8 में 2 से भाग जाएगा 4 बचेगा 4 होगा और 1 जुड़ जाएगा 5 5वें पद का मान। अब इसमें देखेंगे 4वें और 5वें पद का मान कौन सा है आरोही क्रम में। तो 1 2 3 4 ये 4 है और ये 5 है। यही 138 धन 140/2 हो जाएगा। तो 138 और 140 में 2 से भाग दे देंगे तो 278 आएगा। 2 से भाग देंगे 139 हो जाएगा। यही सही उत्तर होगा। इसकी माध्यिका निकल गया। प्रश्न संख्या 7 है 3 पे 4 3 पे 5 और 3 पे -9 घात गुणे 3 पे 2 घात का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आधार सेम है। ऐसा प्रश्न आया हुआ था, हमने ऊपर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे चर में आया था, यहाँ पे संख्या में आया हुआ है। संख्या दिया हुआ है, अचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर जो आधार समान है तो ऊपर के घात जुड़ जाते हैं चिन्ह के साथ। तो दिया हुआ है इतना लिख लेंगे। फिर हम जानते हैं कि समान आधार की घात गुणन में जुड़ती है, तो जुड़ जाएगी। तो 3 पे 4 धन 5 धन यहाँ पे चिन्ह के साथ जुड़ेगा ना, -9 है तो -9 जुड़ेगा, फिर धन 2 जुड़ेगा। तो प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला माइनस के साथ, तो -1 ही है। तो ये 4 और 5 मिल के 9 हो जाएगा। 2 11, 11 में से 9 जा 2, और प्लस वाले का मान ज़्यादा है ना, तो प्लस वाले में से ही घटेगा माइनस वाला 11, तो +2 प्लस में आएगा। तो 3 पे 2 का मान 9 होता है। 3 त्रिका 9, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8 4y(x² - y/9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ इसका सलूशन देखिए 4y, ऐसे प्रश्न एक बार आप लिख लेंगे। उसके बाद ये देखिए a² - b² के फॉर्मूले पे ये फिट हो रहा है कि जैसे कि पहला जो है ऊपर जो पहले पद का जो 4 है ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। जब 2 का स्क्वायर लिख देंगे, नीचे भी स्क्वायर है x², और ये ऐसे ही दूसरे पद में -y²/9 है, तो 9 को भी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ऊपर का इसका ऐसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर x², ऐसे y² 3 का स्क्वायर। अब ये 2/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर -y/3 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया a² - b²। a की जगह पे है 2/x और b की जगह पे है y/3। तो चूंकि हम जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ऐसे ही इसको फार्मूले पे लिख देंगे 2/x का होल स्क्वायर -y/3 का होल स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में a + b होता है ना, तो यहाँ पे a का मान है 2/x, तो 2/x धन y/3 और इंटू यानी दूसरे ब्रैकेट में 2/x - y/3। यही जो है गुणनखंड हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत कीजिए। यहाँ पे दे दिया है कि रचना नहीं करना है। नहीं भी दिया रहता तब भी आप 1 नंबर के लिए रचना नहीं करते, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है आपका। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसके पहले ये प्रश्न आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया था और वहाँ पे भी स्पर्श रेखा खींचना था, तो हम लोगों ने खींचा था। तो यहाँ पे एक बस ये काम करेंगे कि अपने प्रकार में 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे और उसके कोई एक बिंदु O मानकर एक वृत्त खींच लेंगे। अब इसको उस बिंदु O को एक अपने परिधि से किधर भी किसी साइड भी मिलाएंगे, वो उसको P ले लेंगे। P ले लेंगे, उसके बाद P को केंद्र मानकर एक फिर से दूसरा एक उससे थोड़ा छोटा चाप लेके एक चाप काटेंगे ऐसे इधर से। उसके बाद से फिर ये मान लीजिए बिंदु जो त्रिज्या है इसको A पे काटती है। अब A को केंद्र लेकर एक चाप काटेंगे जो जहाँ काट रही है, फिर उसको केंद्र लेकर एक चाप काटेंगे। अब इन दोनों जो बिंदु है, जो चाप को अलग अलग चाप काटी है, इन दोनों को केंद्र मानकर एक ऊपर एक ऐसे और ऐसे चाप काटेंगे। अब इन दोनों को ऐसे रेखा खींच देंगे, यानी 90 अंश का बेसिकली यहाँ पे P पे कोण बनाएंगे त्रिज्या के साथ। तो जब 90 वही स्पर्श रेखा होगी, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, यही जो होगी स्पर्श रेखा होगी। ऐसे आप खींच लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, वहाँ भी आप समझ गए होंगे। तो वैसे ही करना है यहाँ पे। बस है कि यहाँ पे त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर रहेगा और जो जहाँ वो जाके मैच करेगी उसको P लिखिएगा आप। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10 यदि a बराबर 6 8 11 और b बराबर 5 11 13 तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न लगभग इंटरसेक्शन और यूनियन से पूछ रहा है हर साल। तो इंटरसेक्शन का अर्थ वही होता है ना जो उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में जो मैच करे, जो समान हो, उसी को बस लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। a बराबर 6 8 11 और b बराबर 5 11 13। हम जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b द्वारा दोनों समुच्चय का उभयनिष्ठ तत्व, यानी जो दोनों में मैच करे। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है? 6 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। 8 भी नहीं कर रहा है। इसमें भी है 5 और 13 नहीं कर रहा है। बस एक 11 जो है जो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मैच कर रहा है।
तो यही लिख देंगे A इंटरसेक्शन B बराबर 11। इसको हमेशा मझोले कोष्टक में लिखते हैं, बीच वाला कोष्टक जो होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न केवल पिछले साल नहीं पूछा था, लगभग ये भी कई बार पूछा जा चुका, लगभग हर साल ये पूछा हुआ है। एक भाग पूछता है कोई भी अंक बदल के। तो यहाँ पे ये भाज्य है और ये भाजक है, इसे भाग देने पर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद है भाजक का पहला पद x है और भाज का पहला पद x² है। अब x² बनाने के लिए x में किससे गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे। तो x का गुणा कर दिया, दूसरे पद के साथ गुणा करके अपने आप वो आता जाता है। तो x में जब x का गुणा करेंगे तो x² होगा, और x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x होगा। अब चिन्ह बदल जाएगा तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाए 5x हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। अब ये 17 उतर जाएगा फिर से यहाँ पे। और इसका भाज का ये भाज ये बनेगा, इस भाज का पहला पद 5x है और भाजक का x है। अब x में किससे गुणा करें, 5x आ जाए तो 5 से गुणा कर दिए +5 से, तो 5 + 5x हो जाएगा। और दूसरे में 3 से में जब 5 का गुणा होगा 5 3 15, तो 15 लिख लिया। अब ये चिन्ह बदलेगा तो 5x कैंसिल हो जाएगा और 17 में से 15 जा 2, यानी इसका जो भागफल है x + 5 और शेषफल 2 आ जाएगा, यही सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग मैथ के 8 सालों के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।